तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेक्चर वीडियो डाल रहे हैं। सही है। कुछ लेक्चर्स आप लोग को राहुल सर ने पढ़ाए थे और बाकी के जो बचे हुए लेक्चर्स है बच्चों को आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री है वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। सही है। और जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दो मेरे मेन सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ा। बाकी फिजिक्स आप लोगों को संजीव सर पढ़ा ही रहे हैं। मैथ्स के लिए नौशाद सर, राहुल सर आप लोग के लिए। सही बात है। ठीक। तो बच्चों वीडियो को देखो, अपने दोस्तों तक फैलाओ, वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है। अपना प्यार बांटते रहो, चलेगा। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो शुरू ही है पर आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले। कौन सा चैप्टर हम लोग ने शुरू किया था? हमने किया था बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। सही है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो रखी हैं। सही है। तो अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देखेंगे। डायरेक्टली इस लेक्चर पे कोई भी बच्चा जंप नहीं करे। पहले के वीडियोस देखे हैं तो जरूर से आप लोग इस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर आज हमको पढ़ना क्या है? आज हमें देखना है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कुछ जानकारी पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने आपको दी है, भर भर के दी है। सही है। तो इनका नॉलेज जरूर से लीजिए पहले के लेक्चर से। सही है। और इस वीडियो में उसे अप्लाई करो। और अब हम लोग जानने वाले हैं कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। एक्चुअल में कांस्टेंट का कोई एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। हर रिएक्शन बाय रिएक्शन इसकी यूनिट चेंज हो रही है। हर रिएक्शन में इसकी कुछ अलग यूनिट है। तो इस यूनिट को हम लोग पता करेंगे। ठीक है। इस चीज को हम लोग आज फाइंड करेंगे और आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार क्या है इस, हम लोग पर्दाफाश करेंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है। एक और बात आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से कर लेना। जेआर ट्यूटोरियल्स ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। क्या मैसेज करना है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई आपको गाइडेंस लेना है, आपको कोई मैसेज मुझ तक पहुंचाना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है। आप उस पर आइए बड़ा भाई समझकर। कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए। ठीक है। क्या पता वही आपका डाउट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ जाए, तो आप डर जाओगे, बोलोगे भैया ये पूछ लिया। ये होती ना, आज ये मेरे 4 मार्क्स 3 मार्क्स बच जाए। प्लीज अपने डाउट्स को अपने मन में ना रखें। अगर डाउट है, अगर आसपास कोई टीचर नहीं है, स्कूल का कोई टीचर नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो आराम से। ठीक है। आपका बड़ा भाई हूँ। चलो बच्चों, अरे एक सेकेंड, माइक तो हमने लगाया ही नहीं, शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आई होगी। अब शायद क्लियरली आवाज़ आ रही होगी। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने माइक नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोग को आई ही होगी। तो जो इस जैसे ही मैं चीज़ें बता रहा था, आप लोग को डाउट अपने मन में नहीं रखना है। जो भी अपने डाउट्स है उसे क्लियर जरूर से कर लेना। ठीक है। चलो बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हमें यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करना है। चलो बात करते हैं फटाफट। आ जाओ। अब देखो, अगर मैं बोलूं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? मैंने आपको बताया था, किसी कोई भी नॉर्मल सी रिएक्शन दी हुई है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ऐसे रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से अगर आपको बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है तो मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। प्रोडक्ट से, सॉरी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, वापस उस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जा रहे हैं, और उनका जो अमाउंट है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। नाउ हम लोग ने फाइंड किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग के सी कह रहे थे या फिर आप के ई क्यू कह रहे थे, के ई क्यू लिख रहे थे ना हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था बच्चों, हम लोग ने पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, इतनी चीजें तो हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर से पढ़ते हुए आए हैं। अब हमें जानना है बच्चों कि आखिरकार यूनिट क्या होती है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब देखो, आपकी बुक में ना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट का जो फंडा समझाया हुआ है ना, वो बहुत ही बड़ा समझाया हुआ है। ठीक है। हम लोग एक जनरल सा रिएक्शन लिखेंगे, जनरल सा मैं आप लोगों को फॉर्मूला दूंगा और उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग सारे यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। सही है। तो जो मैं अभी आपको फॉर्मूला देने वाला हूं उस फॉर्मूला को ही यूज करो यूनिट फाइंड करने के लिए। बाकी आपकी बुक में बहुत लेंदी प्रोसेस दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। सही है। तो जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं उसी फॉर्मूले से यूज करो। उसी फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगी बच्चों? यूनिट मिलेगी। ठीक है। यूनिट आपको उसी फॉर्मूले से। चलो आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यूनिट ऑफ केसी, केसी भी बोल सकते हो, और
आप इसको के ई क्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, के सी और के ई क्यू भी बोल सकते हो। इसका इसका आपको यूनिट कैसे निकालना है, आपको लिखना पड़ेगा बच्चों मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब मोल क्या है, डीएम क्यूब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके उस रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है, जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सो थ्रू आउट द रिएक्शन कितने आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डिवाइड बाय डीएम क्यूब। नाउ डीएम क्यूब क्या होता है, डीएम क्यूब आपके वॉल्यूम को बोलते हैं, डीएम क्यूब इज नथिंग बट अ वॉल्यूम इन लीटर, सही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वॉल्यूम। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यही होता है, देखो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यही होता है कि आपके कितने मोल है डिवाइड बाय कितना आपका डीएम क्यूब प्रेजेंट है, समझ रहे हो। इसी चीज के बच्चों ऊपर आप लगा दो डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन जी क्या है, ये अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा इस डेल्टा एन जी के बारे में, ठीक है। इस डेल्टा एन जी का राज आप लोग को पता होगा। तो इतना चीज आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू, मतलब उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, डेल्टा एन जी, सही है। या फिर आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मोल, अब ये डीएम क्यूब नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीएम -3 माइनस क्यूब हो जाएगा, सो डीएम -3 हो जाएगा, समझ रहे हो। ये -3 क्यों हुआ, क्योंकि ये +3 नीचे था। जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में जाता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ रहे हो। तो अगर ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में गया तो ये प्लस का क्या हो गया, -3 हो गया। और यहां पे भी आप सेम चीज लगाओगे, दैट इज योर डेल्टा एन। बात समझ में आई, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। अब जिन बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा था उन्हें पता होगा कि इस डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, चलो वापस एक बार बता देता हूं। इस डेल्टा एन जी का मतलब होता है बच्चों, यहां पे देखो, इस डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है। वैसे आपके बुक में सिर्फ डेल्टा एन लिखा हुआ है, पर मैंने जी एक्स्ट्रा डाला था, ऐसा क्यों, ताकि आपको एक स्पेसिफिक चीज याद रहे, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग ये मोल कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो एन मतलब क्या होता है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। और डेल्टा हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें चेंज दिखाना है, जब हमें चेंज दिखाना है। मान लो प्रोडक्ट है, मान लो रिएक्टेंट है, तो जब आप प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, जब इसको माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा ना। तो जब हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है तभी हम किसका यूज करते हैं, डेल्टा वर्ड का यूज करते हैं, सही है। तभी हम लोग किसका वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा वर्ड का यूज करते हैं। सो डेल्टा एन जी क्या होता है बच्चों, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, गैसियस प्रोडक्ट। इसको आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, किससे, आपको माइनस करना है इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, सही है। जब हम लोग करेंगे ना आगे चल के तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, पर ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है बच्चों इसका, सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी आपकी रिएक्शन दी हुई है, मान लो AA प्लस B ऑफ B गिव्स C ऑफ C प्लस D ऑफ D, मान लो ये आपकी रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से, कौन दिखा रहा है, आपकी स्टोइकियोमेट्री दिखा रही है, मतलब जो आगे नंबर लिखा हुआ है, जो छोटा A लिखा है, छोटा B लिखा है, ये क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है ना। तो आपको यही करना है, इस नंबर को ऐड करके इस नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब पहले इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करना है और फिर इस प्रोडक्ट को सब्सट्रैक्ट कर देना है रिएक्टेंट से। ये लिखा है ना मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। और इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी आप कंसीडर कर रहे हो मॉलिक्यूल, वो सब कुछ किस फेस में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये इसमें से कोई भी गैसियस फॉर्म में नहीं है, मान लो ये सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको कंसिडर ही नहीं करोगे इस रिएक्शन के अंदर, समझ रहे हो। सब अगर गैसियस फॉर्म में है, अगर ये गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, तभी आप क्या करोगे, इसको कंसिडर करोगे जब आप डेल्टा एन फाइंड कर रहे होगे। इसीलिए बच्चों मैंने जानबूझकर, ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझकर डेल्टा एन जी लिखवाया, मैंने ये जी एक्स्ट्रा इसीलिए लिखवाया ताकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये वर्ड याद रहेगा कि आपको सिर्फ गैसियस का ही लेना है। बहुत सारे बच्चे इसमें अगर सॉलिड रहेगा तो इसका भी मोल कैलकुलेट कर देंगे साथ में और इसका भी मोल कैलकुलेट कर देंगे, फिर आंसर गलत आता है। फिर बोलते हैं कि यार मैडम ने मार्क्स काट दिए हमारे यहाँ, ये तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, रोना धोना करते हैं, पर एक्चुअल में वो यही चीज ध्यान नहीं देते, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है ताकि आपका
कैलकुलेशन या जब आप एग्जाम में कोई चीज सॉल्व करो तो आपकी गलती ना हो। समझ में आई बात? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सॉल्व करके देखते हैं, आ जाओ। एक इक्वेशन लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं और इस रिएक्शन से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, यूनिट निकाल के देखते हैं। जैसा मैंने तुम लोग को बताया कि यूनिट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होती है वो डिफरेंट होती है, हर रिएक्शन बाय रिएक्शन यूनिट चेंज होती रहती है। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि किसी रिएक्शन की कोई इक्विलिब्रियम यूनिट ही नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। तो दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वही सीख लो, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये रिएक्शन दी हुई है, क्या है यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है। जब ये मिल रही हैं ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके हाइड्रोजन आयोडाइड में, जो कि ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वही ट्रिक याद करनी है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको क्या लिखना है, यूनिट ऑफ किसका, केसी और के इक्विलिब्रियम, कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इनकी यूनिट का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया बच्चों मोल टीएम ऊपर -3, और यहां पे आपको क्या डालना है बच्चों, डेल्टा एन भी डाल दो या फिर डेल्टा एन जी भी डाल दो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, हमेशा गैसियस का ही हमको लेना है। अब यहां से आपको क्या फाइंड करना है, यहां से आप फाइंड करोगे बच्चों डेल्टा एन जी, ठीक है, डेल्टा एन फाइंड करोगे। यहां से क्या फाइंड करोगे बच्चों आप, डेल्टा एन जी। अब मैंने अभी इसका फॉर्मूला आपको सिखाया, डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स, रिपीट करो मेरे साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सही है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब जरा इसको अप्लाई करो, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट को आप कंसीडर करोगे जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें बच्चे अटक जाएंगे, देखना। तो ये हमेशा गैसियस फॉर्म में लेना है। किसका लेना है, सबसे पहले प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को माइनस करना है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल है, एक ही प्रोडक्ट है, कितने नंबर ऑफ मोल है बच्चों, 2, कितने नंबर ऑफ मोल है, 2, तो आपको सबसे पहले यहां पे लेना है 2। अब इस 2 को माइनस करना है किससे, 2 को माइनस करना है बच्चों आपको इन दोनों से। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपको ये भी चीज लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होते हैं। भगवान कभी दिखाई देते हैं क्या, ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान देखो दिखाई नहीं देते, पर भगवान हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इन दीवार के अंदर भी भगवान है, समझ रहे हो, इस पेन के अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान प्रेजेंट है, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, समझ रहे हो। भगवान मतलब क्या है, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव चीज है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज नथिंग बट अवर गॉड। सही है, जो भी आपके अंदर अच्छे विचार है, दैट इज नथिंग बट अवर गॉड। तो ये चीज हर इंसान के अंदर है, हर चीजों के अंदर है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा अभी माइथोलॉजी में नहीं जाते, मैंने सिर्फ आपको एक ट्रिक सिखाया था कि जहां पर कुछ नहीं दिख रहा है वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है बच्चों 1। जहां पर कुछ नहीं प्रेजेंट होता वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो मतलब इसके पास भी 1 मोल है, इसके पास भी 1 मोल है, और ये दोनों गैस है, तभी हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो गैस में क्या हो जाएगा, 1+1। ये 1+1 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक आपके हाइड्रोजन का और एक आपके आयोडीन का। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 - 2, आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा यूनिट, मोल टीएम इनवर्स, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में भी कि एनीथिंग रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो मतलब इस रिएक्शन की एक भी यूनिट नहीं है, देयर आर नो यूनिट्स, नो यूनिट, समझ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है किसी भी रिएक्शन की आपके केसी की यूनिट भी नहीं मिले, समझ रहे हो, तो इसकी यूनिट ही नहीं है, ऐसा लिखो, नो यूनिट। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि इसकी यूनिट ही नहीं है, समझ में आई। एक और एग्जांपल करते हैं, आ जाओ एक और एग्जांपल करते हैं, सुनो ध्यान से। ये है आपका N2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, नाइट्रोजन। ये दोनों कैसे, दोनों सेम कलर कैसे आ गया। ये है आपका N2 गैसियस फॉर्म में है, यह आपका हाइड्रोजन ये भी गैसियस फॉर्म में है, और यहां से बना अमोनिया ये भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है, कुछ भी नहीं करना, आपकी बुक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, किसका, यूनिट ऑफ एसी, और आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या यूनिट होता है इसका, इसका यूनिट होता है बच्चों मोल
dm ऊपर -3 और यहाँ पे क्या डालना है आपको, डेल्टा एन जी। सही है। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा एन जी फाइंड करना पड़ेगा। आ जाओ फाइंड करते। कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एन जी क्या फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, मेरे साथ साथ बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। घर पे ना पढ़ते टाइम पे ना चिल्लाया करो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा करो, सबको पता चलना चाहिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलो चिल्लाओ मेरे साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। समझ रहे हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, आंसर वही आएगा। आपकी बुक में अलग से लंबा चौड़ा कुछ अलग ही सॉल्व किया, आंसर सेम मिलने वाला, टेंशन मत लो। पर ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कितने मोल्स है इसके पास, 2 मोल्स है, तो मतलब आप लिखोगे 2, ठीक है। आप क्या लिखोगे 2, एक ही प्रोडक्ट है तो कोई प्लस नहीं होगा, सीधा माइनस। दूसरा आपको क्या लिखना है, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में देखो 2 रिएक्टेंट है, एक आपका N2 एक आपका H2। H2 के आगे 3 लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही 3 लगा हुआ है। पर N2 के आगे कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं, जिसके आगे कुछ नहीं लगा रहता है उसके आगे क्या रहता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, सही है। क्या आ गया, क्या हो जाएगा 2 प्लस नहीं 2 माइनस 4, 3 + 1 4, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -2। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों आपका -2। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, मोल dm -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। सही बात है, यहाँ पे क्या आ गया -2। अब इसको स्प्लिट करेंगे, खोलेंगे, अब इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे। तो जब ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, तो ये मोल से भी ये -2 मल्टीप्लाई होगा, इस dm से भी ये -2 मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका कुछ ऐसा, देखो, मोल -2 इंटू dm -3, ऐसा भी लिख सकते हो, -3 इंटू -2, ऐसा हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, मोल -2 और dm। अब देखो -3 -2 +6 दिस इज द यूनिट। यही यूनिट है आपके बुक में भी है, जरा चेक करो आपकी बुक में जो इतना तड़म सॉल्व किया है उसका भी तो ये यूनिट है, और जो मैंने सॉल्व किया उसका भी ये यूनिट है। तो इस रिएक्शन का यूनिट, आपके केसी का यूनिट क्या मिला आपको, आपको मिला मोल रेज़ टू -2 एंड dm 6। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते। चलेगा, आगे बढ़े, चलो। अब बच्चों एक ऐसे ही आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको और थोड़े आइडिया आएगा और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, लिख लो यहाँ पे। तो यार ये बीच बीच में ना व्हाइट कलर चलने लगता है, NaHCO3, सही बात है। रिड्यूस द यूनिट ऑफ Kc फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। अब इससे आपको क्या निकालना है, यूनिट निकालना है Kc की। Kc का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले आपको इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या हो रहा है रिएक्शन में, आपका बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन हो रहा है। आपका बेकिंग सोडा क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है छोटे छोटे पार्ट में। कैसे टूटेगा, ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, हाँ देखो इक्विलिब्रियम है, वर्ड में आपको दे दिया इक्विलिब्रियम, मतलब आपको इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, कैसे टूटता है ये, अरे यार बोर्ड मेरी बात नहीं सुनता। Na2CO3 यानी आपका सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, आपको मिलेगा CO2 यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको मिलेगा बच्चों पानी, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी पानी। अब देखो ये जो बेकिंग सोडा होता है, आपने देखा होगा आपके घर में होगा बेकिंग सोडा, आपकी मम्मी डालती होगी ना, इडली बनाती होंगी तो, या फिर कुछ फ्लफी फ्लफी चीज़ें बनाने वाली होंगी तो हमेशा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती होंगी, या फिर वो इनो डाल देती होंगी, सही है, या फिर ईस्ट डाल दे सकते हैं हम लोग। पर अभी चलो हम लोग कुकिंग क्लास नहीं चल रही है, तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा के ऊपर। आपका जो बेकिंग सोडा, मेरे कहने का उद्देश्य ये था कि आपकी, अगर आपने देखा है बेकिंग सोडा को, अपनी मम्मी को बेकिंग सोडा डालते हुए, तो आपने ये देखा होगा कि बेकिंग सोडा सॉलिड में होता है,
उसके छोटे छोटे पाउडर्स होते हैं ना, सॉलिड में होता है। तो आपका जो बेकिंग सोडा है बच्चों वो सॉलिड फॉर्म में है। फिर आपका जो वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा है, इट इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, समझ रहे हो, ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट। फिर आपका CO2 गैस फॉर्म में, यस CO2 गैस फॉर्म में, और आपका वाटर भी यहाँ पे गैस फॉर्म में ही निकलता है। आपका वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, वेपर, समझ रहे हो। अब क्या बोला है कि इस रिएक्शन का आपने को केसी का यूनिट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। नहीं, कलर चेंज, नाउ आई डोंट लाइक दिस कलर, गुड। यूनिट ऑफ केसी कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया क्या था, मोल Dm -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा N, ठीक है, डेल्टा Ng फाइंड करो, आ जाओ। कहाँ फाइंड करें, आगे पेज पे फाइंड करें, आ जाओ। नहीं, यहीं पे फाइंड करते हैं, आगे कहाँ जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलो यहीं पे फाइंड करते हैं अपन डेल्टा Ng। कहाँ फाइंड करें, यहाँ पे, चलो ठीक है, ऐसा स्पेस ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं क्या, डेल्टा N क्या होता है, डेल्टा Ng का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ साथ बोला करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। अब जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में ये है आपका प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन ना, रिएक्टेंट लिख रहा था मैं, गलत, प्रोडक्ट, एंड ये है आपका रिएक्टेंट, इज द रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे गलती करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, प्रोडक्ट में डालेंगे 1 + 1 + 1, अच्छा यहाँ पे 2 आता है, ये 2 आता है। बच्चे क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 करेंगे और इसको माइनस कर देंगे इस 2 से, और बोलेंगे सर देखो डेल्टा N का वैल्यू आ गया। पर यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। मैंने क्यों आपको ये बार बार G लिखवाया था, बच्चों, इसी दिन के लिए मैं यहाँ पे G लिखवा रहा था। क्यों, बिकॉज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है, गैशियस प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना है, गैशियस रिएक्टेंट। तो गैशियस रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ये है और ये है। गैशियस रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ये है बच्चों और ये है। यहाँ पे 2 गैशियस रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट। और अगर आप रिएक्टेंट को देखो तो रिएक्टेंट में गैस है ही नहीं, रिएक्टेंट में क्या है, सॉलिड है। आप सॉलिड को कंसीडर नहीं करोगे, आप सिर्फ किसको कंसीडर करोगे बच्चों, गैशियस को। इसी दिन के लिए मैं डेल्टा Ng लिखवा रहा था, बच्चे गलती यहां ना करें, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने आ जाएंगे, 1 + 1, क्योंकि गैशियस है दोनों, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। इसका 1 + 1 माइनस किससे करना है, रिएक्टेंट से, पर रिएक्टेंट में कोई गैस है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बच्चों, इसका 0, ठीक है, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2। डेल्टा Ng का वैल्यू क्या आ गया, 2, पुट दैट वैल्यू हियर। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, मोल Dm -3, और यहाँ पे क्या डाल देना है आपको, 2 डाल देना है, बिकॉज डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, 2। अब ये 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को खाली इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई नहीं करते, गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, ऐसा नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल स्क्वायर Dm इधर -3 × 2, तो क्या हो जाएगा लास्ट फाइनल इक्वेशन, मोल स्क्वायर और Dm -5। ये आपकी यूनिट हो गई AC की। चेक कर लो राइट है कि नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर। अरे 3 × 2 = 6 होता है, अरे गधा है, मैं ही गधा हूँ, सॉरी, -6, 3 × 2 = 6 होता है ना, टेबल भूल गया था मैं, प्लस कर दिया था, सॉरी, माफी दे दो। चलेगा बच्चों, आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव। आई होप आप लोग को ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, एकदम बेटर तरीके से। अब आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो, MCQ में पूछ सकते हैं इसे,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बढ़ते हैं बच्चों हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें एज इट इज आपके बुक में लिखी हुई हैं, वो चीज एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखी है और मैं एज इट इज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो बात करते आ जाओ। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी बातें करेंगे। चलो सबसे पहला हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, द वैल्यू ऑफ व्हाइट कलर, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात, क्या बोल रहा है, जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कभी भी वैरी नहीं करती, कभी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती, तो ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ आइदर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चाहे आप बात करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, चाहे आप बात करो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, वो किसी के ऊपर भी वैरी नहीं करती। कौन? आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, एकदम इजी पॉइंट, आसान है। चलो दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर में ऊपर नीचे कर दो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो कम कर दो, समझ रहे हो, तो आपका रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। अगर आपके रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा बच्चों, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी केपी और केसी की वैल्यू है, प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी केसी या केपी की वैल्यू भी चेंज होगी। चलो ये लाइन भी डन है। फिर तीसरी लाइन क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस इक्वेशन इन द गिवन टेम्परेचर। इसने वही बोला, क्या बोला इसने, कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू रहती है, इसकी एक एकदम फिक्स वैल्यू रहती है हर पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मैंने भी बताया जैसे यूनिट चेंज होते रहते हैं, वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है हर पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है मतलब बैलेंस इक्वेशन के और उसके गिवन टेम्परेचर से। बिल्कुल सही, ये भी सही है, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक वही चीज बार बार बताई जा रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, डन। चौथा लाइन क्या कहता है, हाई वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी। अगर केसी और केपी का वैल्यू बढ़ गया, हाई वैल्यू आ गया, विच मीन्स मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, कहां लिखूं बताओ, क्या था केसी का फॉर्मूला, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो केसी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज दिस केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। सही बात है, तो अगर रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी तो भी केसी ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी आपका केसी ज्यादा होगा, बिकॉज योर केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। यही हम लोग पढ़े, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वही बच्चों कह रहा है कि अगर आपकी केसी या केपी की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा बन रहा है, एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज मूव टुवर्ड राइट हैंड साइड। और आप जो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किसकी तरफ चला जाएगा, मान लो कोई भी रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, तो अगर ये ज्यादा बन रहा है तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ताकि आपकी वैल्यू ज्यादा डिफर ना करे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपका रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, राइट साइड शिफ्ट हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, इसी को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो भी कुछ इसी तरीके से बातें कर रहा है। ठीक है, तो वो भी हम लोग समझेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में भी। ये चीज समझ में आ गई, यही चीज है बच्चों आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों कंसेप्ट ऑफ, किसका, कंसेप्ट ऑफ केसी एंड क्यूसी। अब केसी तो हमें पता है, केसी तो हमें पता है कि भैया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है, पर क्यूसी क्या है, क्यूसी है बच्चों आपका क्वोशिएंट कांस्टेंट, क्वोशिएंट कांस्टेंट। ठीक है, क्यूसी का मतलब होता है क्वोशिएंट कांस्टेंट। अब इसके नाम में ही इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, समझ रहे हो, इसके नाम में इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा। जैसे देखो केसी का मतलब क्या था,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भैया जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती थी, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती थी तो आपको केसी यूज करते थे। पर अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, मान लो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, तो आपकी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आप यूज करोगे वर्ड क्वोशिएंट कांस्टेंट। ठीक है, आप क्या यूज करोगे? वर्ड क्वोशिएंट कांस्टेंट। और क्वोशिएंट कांस्टेंट का भी सेम फॉर्मूला है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ठीक है, और C प्लस डी, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। अच्छा नहीं लिखा मैंने, क्यों अच्छा नहीं लिखता यार मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, समझ रहे हो? इसका भी सेम टू सेम फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो, कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर मान लो QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू ज्यादा है, मान लो अगर एक इक्वेशन मानो बच्चों कि मान लो, क्या बोला मैंने, आपका KC की वैल्यू ज्यादा है और QC की वैल्यू कम है, तो इस कंडीशन में आपकी रिएक्शन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन। इस कंडीशन में आपकी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर QC की वैल्यू और KC की वैल्यू सेम हो गई तो ये नेट जीरो हो गया, नेट जीरो रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में चली जाएगी रिएक्शन अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अगर मान लो QC ज्यादा हो गया KC से, अगर QC ज्यादा हो गया KC से, तो इस कंडीशन में आपकी रिएक्शन कैसी चली जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? बैकवर्ड, या फिर इसी को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलो आगे बढ़े। चलो बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब हमें प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू भविष्यवाणी। कि हम कहेंगे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि आपकी ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड किस तरीके से कर रही है। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड है, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ये हम आपको बताएंगे बच्चों हमारी प्रिडिक्शन से। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन साइंटिफिक प्रिडिक्शन है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उन तरीकों से बच्चों आप ये डिटरमाइन कर सकते हो, ये बता सकते हो कि आपकी जो रिएक्शन है क्या वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्या वो कंप्लीट रिएक्शन है, क्या वो इक्विलिब्रियम में है, और क्या वो बैकवर्ड रिएक्शन है, क्या उसके अंदर प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म ही नहीं हो रहा, अच्छे से प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए एक बहुत ही एक स्केल यूज होती है। जैसे मान लो हम लोग पीएच को मेजर करने के लिए स्केल यूज करते हैं ना, कि 0 to 7 एसिडिक होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, फिर 7 to 14 बेसिक होता है। तो इसी तरीके से एक स्केल है बच्चों, जहां पे ये है आपका 0 लाइन, ये है बच्चों आपका 10⁻³ और ये है बच्चों आपका 10⁻+3। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है KC की। वैल्यू किसकी है बच्चों? KC। KC क्या है? KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर KC अभी तक भी नहीं पता ना तो लानत है तुम पे, लानत। KC का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 50 बार कम से कम मैं पढ़ा चुका हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, सही है। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका KC का वैल्यू, अगर आपका KC का वैल्यू 10⁻³ से लेके 10⁻³ तक है, क्या बोला मैंने? अगर आपका KC का वैल्यू, KC मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों? आपके K⁻³ से लेके K⁻³ से, मतलब K⁻³ से लेके K नहीं यार, 10⁻³ से लेके 10⁻³ तक है, तो आप कहोगे कि भैया ये एप्रिशिएटिंग कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये एप्रिशिएटिंग कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है बच्चों? एप्रिशिएटिंग कॉन्सेंट्रेशन है। किसके लिए? फॉर
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसके लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू अटेन इक्विलिब्रियम। स्पेलिंग गलत हो जाती है बच्चों, इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो? मतलब आपको भविष्यवाणी कैसे करनी है, आप देखोगे अच्छा बताओ भैया मुझे इसकी केसी और केसी की वैल्यू कितनी है। मैंने बोला यार इसकी केसी की वैल्यू 20 है, 20, तो आप सोचोगे कि हाँ भाई केसी की वैल्यू 20 है, मतलब कहाँ पे आ रहा है, इसके वैल्यू के अंदर आ रहा है, 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के अंदर आ रहा है। तो आप कहोगे कि देखो बालक अगर इसकी वैल्यू 20 है तो आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगी, प्रेडिक्शन, और आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू, अगर आपकी केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, मोर देन 10⁻³ से ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीट, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, मतलब यहां पे कंप्लीशन, समझ रहे हो, मतलब यहां पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, सिंपल एरो सीधा, इक्विलिब्रियम नहीं, खत्म, इक्विलिब्रियम, आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट, खत्म, प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट बचा ही नहीं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट भी रहता है, प्रोडक्ट भी बन रहता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पूरा बन गया। अगर कब ज्यादा होगा, जब आपकी वैल्यू किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा होगी, 10⁻³ से ज्यादा होगी तो आपकी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगी, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको मैंने बोला कि यार इसका जो मेरे पास एक रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻18 है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे बालक, मुझे आप बोलोगे देखो बालक ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होने वाली है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, तो मतलब आपने क्या किया, प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज योर प्रेडिक्शन। और अगर मान लो बच्चों आपका केसी का वैल्यू 10⁻³ से कम हो गया, लेस देन 10⁻⁻3, जैसे -3 से आगे -4, -5, -6 चला गया ना, तो कम वैल्यू होती है ना, जितना जितना आप इधर जाओगे उतनी उतनी वैल्यू कम होती जाती है, ऐसा नहीं है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, तो 10⁻⁻46 है और 10⁻² है, -2 है, तो कौन सा बड़ा है, आप लोग बोलोगे सर इसके पास ज्यादा नंबर है, ये बड़ा है, पर नहीं, माइनस में केस उल्टा होता है, ये बड़ा होगा, ये वैल्यू ज्यादा, जीरो की तरफ ज्यादा है, समझ रहे हो, तो वैल्यू लेस देन होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बच्चों आपकी जो रिएक्शन है वो हार्डली प्रोसेस होगी, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, समझ रहे हो, आपकी जो रिएक्शन है वो हार्डली प्रोसीड होगी एट ऑल, मतलब आपकी रिएक्शन प्रोसीड ही बहुत 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 मुश्किल से प्रोसीड होगी, हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से आपकी रिएक्शन प्रोसीड भी होगी, मतलब शुरू भी होगी, वरना रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी अगर आपके केसी की वैल्यू कहाँ है, इससे कम है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपके बुक में एक रिएक्शन है 2H2 गैसेस फॉर्म में प्लस O2 गैसेस फॉर्म में इक्विलिब्रियम में गिव्स 2H2O, और ये भी गैसेस फॉर्म में, और आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों कि इसका जो केसी का वैल्यू है, इसका जो केसी का वैल्यू है ये क्या है, इट इज़ वेरी हाई, कितना है, इट इज़ 2.4 इंटू 10⁻47, 10⁻47, तो भैया ये चीज़ है जो 10⁻³ से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी, जो भी चीज़ दी हुई है ना और फालतू दी हुई है, बाकी आपकी बुक में जो चीज़ें दी हुई है, आपको सिर्फ क्या पता करना है कि भैया आपकी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी, कंप्लीशन की तरफ आगे प्रस्थान हो जाएगी आपकी। वहीं अगर कोई रिएक्शन कम होगा, इसका वैल्यू जैसा दूसरा एग्जांपल दिया है, अगर वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन आपकी हार्डली स्टार्ट होगी, अगर मान लो 20 दिया हुआ है तो आपकी रिएक्शन किस में होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में,
हाँ, तो बात समझ में आई है, ठीक है। सो बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। इस लेक्चर को आपके दोस्तों तक जरूर से शेयर करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके स्कूल में है, क्लासेस में है, आपके साथ खेलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक्स करो, अपने दोस्तों के लाइक भी कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ भी लाइक करो, चलेगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नए आए हो तो, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिले, चलेगा बच्चों। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक अगली लेक्चर में, एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, बीमार मत होना, बाहर की चीजें थोड़ा कम खाओ, ठीक है, घर का खाना खाओ, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, एंड मिलता हूं, तब तक के लिए कीप स्टडी, बाय बाय।